ये भी ऑन है, ठीक है। पहला सवाल है, अब ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है सारे, आखिरी एक्सरसाइज है, 5 सवाल आते हैं, कोशिश करते हैं आज की नशिस्त में 500 हो जाए। द करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, जो करंट है, करंट को जाहिर करते हैं आप आई से, इससे जाहिर करते हैं आई से, अभी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे जाके। द करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। आगे लिखते हैं इफ़ आई बराबर है 6, आई किसके बराबर है? 6 के। और वोल्टेज किसके बराबर है? 220 के। एंड रेजिस्टेंस किसके बराबर है? 5 ओम के। तो आगे क्या पूछा है? फाइंड आई, आई मालूम करें कब? जबकि वोल्टेज कितना हो? 180 और रेजिस्टेंस कितनी हो? 8। देखिए ये बिल्कुल वही सवाल है जो हम इससे पहले करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? के की वैल्यू निकालनी कांस्टेंट से, सही है। तो आई प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया तो क्या आ गया है? कांस्टेंट के 3/r। आर को यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए। के बराबर है आई आर अपॉन वी। के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई की कीमत क्या दी हुई है? 6। आर की कीमत क्या दी गई है? 5। और वी की कीमत क्या दी गई है? 220 बराबर है किसके? के। तो 5 6 30 बटा 220, 0 से 0 कट गया। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 3/22। ये के की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो फार्मूला बना ये वाला, वो क्या बना? आई बराबर है, के की जगह क्या लिखेंगे? 3/22 और वी आर ऐसे आ गया। ये फार्मूला आ गया। अब नई वैल्यू कैसे मालूम करना है? मालूम क्या करना है? आई, तो आई ऐसे लिख दिया, 3/22 ऐसे आ गया। वी की जगह पे क्या लिखेंगे? नया वी क्या है आपके पास? 180। और आर कितना है? 8। सही है। अब इसको हल करते हैं हम। 2 से इसको काटते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, 0 ऐसे आ गया। अब कोई किसी से नहीं कट रहा, तो 3 0 0, 3 9 27 डिवाइडेड बाय 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें 88। आई का वैल्यू क्या आ गई? 270/88। ये जवाब हो गया एम्पेयर। डिवाइड करके इसको आप 270 और 88 कटेगा किससे? 2 के टेबल से काट लो। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, क्या बना? 135/44। या तो ये जवाब होगा या इसको पॉइंट में तब्दील कर लीजिए, उतारें। ठीक है भाई। कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट मेजर्ड इन फूड कैंडल्स। इंटेंसिटी ऑफ लाइट समझते हैं आप? रोशनी की शिद्दत। ठीक है, एक बल्ब अगर जल रहा है तो उसके बिल्कुल करीब रोशनी ज़्यादा होगी, और जब आप दूर जाएंगे तो रोशनी क्या हो जाएगी? थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि बल्ब के करीब जो है वो रोशनी की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे बल्ब से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे रोशनी की इंटेंसिटी, धूप की शिद्दत भी होती है ना। आप देखो ठीक दोपहर में धूप की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि धूप डायरेक्ट आपको लग रही होती है, और जब शाम हो जाती है या सुबह होती है उस वक्त धूप की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं। तो इंटेंसिटी से क्या मुराद है? शिद्दत। तो सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल ये कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट मेजर्ड इन फूड कैंडल। लाइट की इंटेंसिटी को फूड कैंडल में नापते हैं, ये उसका यूनिट है। वेरीज, वो बदलती है इन्वर्सली, यानी अगर इंटेंसिटी को हम किससे ज़ाहिर करें? ई से।
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि क्या है, वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं किससे ज़ाहिर कर रहा हूँ, डी से। समझ में आई बात? यानी बल्ब अगर यहाँ है तो उसका फासला अगर यहाँ है, फासले को बढ़ाते जाइए, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे रोशनी की जो शिद्दत है वो क्या होती जाएगी, ये कहा है इन्होंने। उसके बाद कहते हैं कि सपोज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बल्ब इज़ 0.08 फुट। अभी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 0.08 है। कब? एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। डिस्टेंस किसके बराबर है, 3 मीटर के। आगे सवाल पूछा है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर। अगर 8 मीटर हो तो फिर इंटेंसिटी क्या होगी। सवाल समझ में आ गया? अभी वो 3 मीटर पे है तो इसकी इंटेंसिटी ये है, धूप की शिद्दत इतनी है रोशनी की। अगर आप इसको उठा के कहाँ ले जाएं, 8 मीटर दूर ले जाएं, तो इंटेंसिटी क्या होगी आपके ख्याल में, कम होगी, ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि किस रिलेशन क्या बन रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। पहले आप वही काम करेंगे, आप इक्वलिटी में चेंज किया, कांस्टेंट ले आए, 1/d², d² यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, बराबर है किसके, के के। ई की वैल्यू क्या है, 0.08, और डी की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 3 का स्क्वायर। तो के की वैल्यू 9 इंटू 0.08, 9 है 72। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा दें, बराबर है किसके, के। यहाँ से आपको क्या मिल गई, के की वैल्यू। अब आपका नया फार्मूला क्या हो गया, ई बराबर है के की जगह पर 0.72 1/d²। अब आपको इंटेंसिटी दोबारा निकालनी है, कब, जब डिस्टेंस कितना हो, 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 0.72 डिवाइडेड बाय 64। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 दे दें, 2 0 बढ़ा दीजिए। इंटेंसिटी बराबर है 72/6200। 72 को डिवाइड करना है किससे, 6200 से। तो हम जनाब 672 को डिवाइड करने जा रहे हैं 72 डिवाइडेड बाय 6200, 0.011, 0.011। ये आ गई इंटेंसिटी, फूड कैंडल। यूनिट इसका क्या होता है, फूड कैंडल। उतार लीजिए। ठीक है भाई, तीसरा सवाल, द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम का मतलब क्या होता है, जो आप छत डालते वक्त बीम बनाते हैं, सही है। आप उसको टाइल बीम की छत डाल रहे हैं, फ़र्ज़ करें, तो जो बीच में जो आपने डाले में वो बीम है, और ऊपर क्या डली हुई है, टाइल। तो जो बीम है उसकी स्ट्रेंथ है कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रीथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रीथ के, एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। ठीक है, ब्रीथ चौड़ाई और डेप्थ गहराई ब्रीथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों से डायरेक्टली है, सही है। ज़रा गौर से देखें, इन्वर्सली तो नहीं लिखा कहीं। कहते हैं अगर बीम जो है वो 9 सेंटीमीटर वाइड हो और 12 सेंटीमीटर डीप हो, विद सपोर्ट 12 पाउंड, और वो बर्दाश्त कर सकता हो 12 पाउंड, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। ठीक है, तो आपके पास जो है ना, ऐसे सोच कुछ यूँ है, ये इसकी चौड़ाई है, सही है। मिसाल देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए।
सही बना रहा हूँ? नहीं बना रहा। अब सही है। ऐसे एक बीम है, अब सही बना। इस बीम की ये आपकी चौड़ाई है और ये गहराई है। इसकी चौड़ाई को हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं? W से। इसको ब्रीथ भी कहते हैं। और ये गहराई है। गहराई का मतलब ये इसका क्या है? ये D है। सही है। अगर ऐसा कोई बीम हो, अब ये कंक्रीट से बना हुआ है, तो ये कितना लोड लेता है? जो स्ट्रेंथ है उसकी वो ले सकता है 1200। चौड़ाई कितनी है पहले? 5 सेंटीमीटर नहीं, 9 सेंटीमीटर। इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप, 9 सेंटीमीटर वाइड हो और 12 सेंटीमीटर क्या हो? डीप हो, तो ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है? 1200 का। आगे सवाल में पूछा है कि अगर इसकी जो चौड़ाई है वो 12 कर दी जाए, चौड़ाई कितनी कर दी जाए? 12, और इसकी डेप्थ कितनी कर दी जाए? 9, उल्टा कर दें, तो अब ये कितना लोड बर्दाश्त कर पाएगा? और जबकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उसकी चौड़ाई के भी और उसकी डेप्थ के भी। पकड़ पाया मेरी बात? सही है। एक बीम है, वो बीम इतना चौड़ा है और इतना गहरा है। इस पोजीशन में वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है? 1200 पाउंड। अगर आप उसकी चौड़ाई को इतना कर दें और उसकी जो गहराई है उसको इतना कर दें, तो आप बताइए वो कितना लोड बर्दाश्त करेगा। और शुरू में क्या बता दिया कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? उसकी चौड़ाई से और उसकी। आपका क्या ख्याल है, सेम बर्दाश्त करेगा या अलग अलग? मुझे तो सेम लग रहा है, क्योंकि यहाँ आपने जितनी चौड़ाई बढ़ाई है वहाँ उतनी आपने क्या कर दी है? डेप्थ कम कर दी। चेक करते हैं। तो एस मैंने ऐसे लिखा, प्रोपोर्शनलिटी को किस में चेंज किया? इक्वलिटी में। W/D ऐसे आ गया। K की वैल्यू निकाल लीजिए आप। S ऊपर, W/D नीचे। K की वैल्यू क्या निकलेगी? S की जगह क्या लिखें? 1200। स्ट्रेंथ 1200 है। W कितना उस वक्त? 9। और D कितना उस वक्त? 12। तो 12 से 12 कट गया, 0 पे। ये आ गया 100/9। तो K की वैल्यू क्या आ गई? 100/9। अब हमारे पास फार्मूला बदल गया। फार्मूला क्या हो गया? S बराबर है 100/9 इंटू W/D। तो 100/9 ऐसे लिखा। अगली पोजीशन क्या थी? W क्या कर दिया आपने? 12 कर दिया। और D क्या कर दिया आपने? 9 कर दिया। तो 9 से 9 कट गया, 1200। स्ट्रेंथ वही रहेगी जो पहले थी। सही है। चौड़ाई आपने चेंज की, लंबाई आपने चेंज की, उससे स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उतारिए। ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4। लेबर कॉस्ट C वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डे। यानी आपके पास मुलाजिम रखे हैं, आपने वर्कर्स रखे हैं, उनकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी, यानी उनकी तनख्वाहें, जितने ज़्यादा वर्कर होंगे तनख्वाह भी उतनी ज़्यादा होगी, जितने दिन ज़्यादा होंगे। सही है। ये इसका मतलब है जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ़ वर्कर्स के भी और नंबर ऑफ़ डेज़ के भी। तो हमको सबसे पहले ये हमने डिस्कस कर लिया, कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ़ डेज़। अब सवाल ये पूछा है इन्होंने कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, अगर n की वैल्यू 100 हो, ठीक है, 15 दिन के लिए, डेज कितने हो? 15 हो,
तो उनकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 9000 पड़ती है, ठीक है। देन फाइंड द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आपको मालूम करनी है, सॉरी लेबर कॉस्ट ये नहीं है, लेबर कॉस्ट क्या है, ये कितने के लिए मालूम करनी है। 300 वर्कर हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही आपको काम करना है। इसका क्या निकाल लेना है, कांस्टेंट। तो के बराबर है किसके, सी अपॉन एन डी के। सी की जगह पे क्या लिखूं बताइए, 9000। और एन की जगह पे क्या लिखूं, 100। और डी की जगह पे क्या लिखूं, 15। 2 0 से 2 0 कट गए, 15 6 90। के की वैल्यू क्या आ गई, 6। चलिए अब फार्मूला हमारा क्या बन गया नया, C बराबर है 6 एन डी। अब हमको क्या मालूम करना है, कॉस्ट 6 ऐसे लिखा, एन कितना है अब 300 और डी कितना है हमारे पास 20। तो 2 3 6 6 6 36, दोनों तीनों जीरो ऐसे आ गए। अब कॉस्ट क्या पड़ेगी, 36,000 पड़ेगी, काट लीजिए। The sales tax on the purchase of a new car varies directly as the price। तो टैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्राइस के। ये समझ में आ गया। आगे लिखते हैं कि a car if a new car is purchased in 20 लाख। अगर एक नई कार 20 लाख की ख़रीदी गई है तो उस वक्त सेल टैक्स कितना दिया गया है, 40,000। तो प्राइस कितनी है, 20 लाख। और उस वक्त टैक्स कितना दिया गया है, 40,000। 40,000 है या 4,000 है, देखें 40,000 है। अब पूछा ये कि अगर कोई गाड़ी 28 लाख की हो, कितने की हो, उस वक्त टैक्स क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। बहुत सादा सा सवाल है। इसमें भी आपको रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या निकालना है, कांस्टेंट। तो टैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आपने चेंज किया इक्वल में, तो आ गया के। और के किसके बराबर है, टी अपॉन टी के। टी की जगह क्या लिखेंगे आप, 40,000। और पी की जगह क्या लिखेंगे आप, 20 लाख। तो ये 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कट गए और 4 एकम 4 4 पंजे। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1/50। के की वैल्यू आ गई 1/। अब आपने वैल्यू पुट करी फार्मूले में, टैक्स बराबर है के की जगह 1/50 और पी ऐसे आ गया। अगला मसला हल करना है, टैक्स मालूम करना है कब, जब प्राइस कितने हों, 28 लाख। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से मैंने इसको काटा, 5 एकम 5 5 पंजे 25, 3 बचे 30, 5 6 30, फिर 1 2 3 0। तो टैक्स उसका कितना लगा, 56,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारे जो 5 सवाल थे ये आपके रियल लाइफ से प्रॉब्लम थे कि मैथमेटिक्स में जो आप के की वैल्यू मालूम करके रिलेशनशिप के सवाल हल करते हैं, उसमें आम जिंदगी से 5 सवाल आपको दिए गए थे।